बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ईसा ख़ान। तो आज हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस की सीरीज़ में जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो नाइट्रोजन कंटेंट या क्रूड प्रोटीन कंटेंट के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम सैंपल वेट करेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस है वो हमने टेयर किया हुआ है। तो बैलेंस हम वेट कर रहे हैं ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर कि ये फाइबर मटेरियल है, तो इसी को हम सैंपल के साथ जो है कि वो फ्लास्क में ऐड कर देंगे कि ताकि सैंपल जो है कि वो जो हमारी डाइजेशन फ्लास्क है कि उसकी नेक पे या उसकी साइड पे जो है कि वो स्टिक ना करे और सारा सैंपल जो है कि वो सल्फ्यूरिक एसिड में डाइजेस्ट हो। तो इस पेपर को हम टेयर करेंगे और जो हम सैंपल लेंगे वो हम 2.5 और 3 ग्राम के दरमियान कोई भी वेट लेके उस वेट को हम नोट कर लेंगे और फिर उसको बाद में कैलकुलेशन के लिए यूज़ करेंगे। ये हम 2.708 ग्राम जो है कि वो सैंपल का वेट ले रहे हैं। इसको अब हम डाइजेशन ट्यूब में ऐड करेंगे और इसके साथ हम एक डाइजेशन टेबलेट कि जो शायद पहले बताया था कि डाइजेशन मिक्सचर होता है पोटाशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट का, कि वो एक टेबलेट की फॉर्म में एक वो टेबलेट हम ऐड करेंगे और उसके साथ हम 30 ml सल्फ्यूरिक एसिड जो है कि वो डाइजेशन फ्लास्क में ऐड करेंगे और फिर उस फ्लास्क को हम जो है कि वो जेलटेक जो हमारे पास डाइजेशन चैम्बर है कि उसमें रखेंगे फॉर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये हम सैंपल हमने वेट किया था, उसको मैंने फ़िल्टर पेपर में रैप किया कि ताकि इसकी साइडों पे वो स्टिक ना करे। तो सबसे पहले मैं इसमें सैंपल ऐड करूँगा और उसके बाद मैं 1 जो डाइजेशन टेबलेट है कि वो उसमें ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद के ये 30 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है कि वो हम ऐड कर रहे हैं। ये पहले से मैंने मेजर किया 25 ml ये है और जो दूसरी हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर कि उसमें मैंने 5 ml लिया हुआ है। ये टोटल जो है कि वो 30 ml है। इसको मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करता हूँ कि ताकि सैंपल उसमें से डिज़ाल्व हो सके और फिर हम इसको ये जेलटेक हमारे पास है कि उसमें हम इसको रखते हैं फॉर डाइजेशन। और इसका हमारे पास जो एंड पॉइंट है कि वो ट्रांसपेरेंट कलर है कि मोस्टली जो है कि वो ग्रीनिश कलर आता है, लेकिन कोई कलर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ग्रीन कलर ही होगा। तो फिर वो एंड पॉइंट होगा कि कोई भी जो है कि वो ट्रांसपेरेंट कलर होगा। तो इसको मैं अब रख रहा हूँ कि फर्दर जो है कि आप टेम्परेचर और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों जो है कि वो इसमें हीट करेंगे। तो ये अब हमने इसको रख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एग्जॉस्ट इसका लगा हुआ है। तो मज़ीद ये है कि इसके साथ ये असेंबली जो है कि वो भी अटैच होती है न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे फॉर 5 to 6 आवर कि ये डाइजेशन कंप्लीट होगी। मीनवाइल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो डाइजेशन टैबलेट है कि मेनली 3 इसमें केमिकल होते हैं, पोटाशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट। और तीनों का सेपरेट फंक्शन है कि एक जो है कि बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करने का हमें बेनिफिट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब होती है और सैंपल डाइजेस्ट होता है। दूसरा जो है कि जो फेरस सल्फेट है कि वो रिड्यूस करता है बम्पिंग इफ़ेक्ट को, कि सैंपल जो है कि वो ट्यूब में से बाहर नहीं आता उबल के। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है कि वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, कि कैटलिस्ट का आपको पता है कि जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो ये जो तीनों केमिकल हैं कि दीज आर इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट और आप इनको सेपरेटली अलहदा से केमिकल मिक्स करके जो है कि वो भी बना सकते हैं 100:5:10 की रेशो के साथ। कि आप जो पोटाशियम सल्फेट है वो 100 पार्ट, जो फेरस सल्फेट है वो 5 पार्ट और जो कॉपर सल्फेट है वो 10 पार्ट मिक्स करके उसका 5 ग्राम जो है कि वो हर सैंपल में ऐड कर सकते हैं। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यूड है और जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम इसको दिखाएंगे जबकि फर्दर क्या स्टेप्स जो है कि हम इसको फॉलो करेंगे। तो अभी हमारा जो डाइजेशन का टाइम है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो पहले मैं इस जो चैम्बर है कि इसको बंद करूँगा और जो इक्विपमेंट है कि उसको ऑफ करके और थोड़ी देर इसको कूल डाउन होने देंगे और उसके बाद जो है कि वो अपना सैंपल इसमें से हम निकालेंगे। ये सैंपल हमारा कूल डाउन हो चुका होगा, तो मैं अब सैंपल को निकालता हूँ और फिर हमने उसका वॉल्यूम बनाना है। तो वॉल्यूम के लिए मैंने 250 ml की फ्लास्क ली है
तो उसमें ऑलरेडी मैंने कुछ पानी डाला हुआ है। तो ये एक सिंपल रूल है कि आपने एसिड को पानी में डालना है, ठीक है। अगर आप पानी को एसिड में डालेंगे तो वो स्प्लैश करेगा और आपको भी नुकसान हो सकता है। तो उसको याद रखने के लिए जो सिंपल रूल है कि आप अब्दुल वहाब का नाम याद रखें कि एसिड फॉर अब्दुल और वहाब जो है कि फॉर वाटर, कि एसिड इनटू वाटर। तो ये हमारी जो फ्लास्क है कि वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसका जो एंड पॉइंट है कि ऑलमोस्ट ये ट्रांसपेरेंट कलर है, कुछ थोड़े बहुत उसमें आप कह सकते हैं कि पार्टिकल हैं, लेकिन अगर हम वैसे कलर को देखें तो ये ग्रीनिश ट्रांसपेरेंट कलर है। तो ये टोटली एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड है। तो मैं इस फ्लास्क की साइड पे इसको ऐड करूँगा और उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो मैं 250 ml बनाऊँगा और फिर उस वॉल्यूम को जो है कि मैं फर्दर यूज़ करूँगा फॉर डिस्टिलेशन। डाइजेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिस्टिलेशन का है। तो उसके लिए भी हम जेल और डिस्टिलेशन इक्विपमेंट को यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो पार्ट है कि ये एक ट्यूब है, जिस तरह हमने डाइजेशन के लिए ट्यूब यूज़ की थी। तो ये ट्यूब, इसमें हम सैंपल लेंगे और सैंपल के साथ जो है कि हम 40% 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। 10 ml ही हमने सैंपल लेना है। इस वाली फ्लास्क में हमने 10 ml बोरिक एसिड लेना है और उसमें हमने 2 to 3 ड्रॉप जो है कि वो मिथाइल रेड के डालने हैं कि वो कलर चेंज के बाद हमें इंडिकेट करेगा डिस्टिलेशन का और लेटर ऑन जो है कि वो टाइट्रेशन में हमें हेल्प करेगा। तो अब हम इसमें 10 ml सैंपल, 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें 10 ml बोरिक एसिड डाल के उसमें इंडिकेटर ऐड करेंगे और फिर हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है कि वो स्टार्ट करेंगे। इसमें अब हमने जो हमारे पास डाइजेस्टेड सैंपल रहा उसका 10 ml लिया और 10 ml हमने 40% सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया इस ट्यूब में। तो इस ट्यूब को यहाँ पे हम फिट करेंगे। तो ये जो ट्यूब आ रही है इसमें स्टीम आएगी कि जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करेगी। जो हमारे पास दूसरी फ्लास्क है कि उसमें हम बोरिक एसिड ऐड करेंगे। इसमें हम मिथाइल रेड एज एन इंडिकेटर 2 to 3 ड्रॉप ऐड करेंगे। तो ये आपको कलर जो है कि वो स्लाइड चेंज नज़र आ रहा है। तो आफ्टर डिस्टिलेशन ये कलर जो है कि गोल्डन येलो हो जाएगा और फिर जो है कि हम उसको दोबारा से टाइट्रेट करेंगे। तो ये जो इसकी ट्यूब है वो लिक्विड में डिप होनी चाहिए कि ताकि जो हमारे पास अमोनिया के ड्रॉप्स आएंगे कि वो उसमें अब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ से हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है कि वो स्टार्ट करेंगे कि हमने 2 मिनट का टाइम जो है कि इसमें सेट किया फॉर डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन से पहले 10 सेकेंड रिएक्शन टाइम में डिले दिया हुआ स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टीम इसमें ऐड हो रही है, तो वो बॉयल हो रहा है। इसमें हमने सैंपल ऐड किया था, उसमें नाइट्रोजन है और उसके साथ हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया है। तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है कि वो बन जाता है और ये यहाँ से जाके आपके पास हमारे पास जो अमोनिया गैस लिबरेट होगी और यहाँ पे बोरिक एसिड में वो अमोनिया गैस जो है कि वो कैप्चर होगी और वो फिर बन जाएगा अमोनियम बोरेट। उस अमोनियम बोरेट को फिर हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट जो है कि 0.1 नॉर्मल H2SO4 पे। तो ये 2 मिनट का प्रोसेस है। तो उसके बाद हम इसको टाइट्रेशन वाली साइड पे लेके जाएंगे। हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो बोरिक एसिड है तो उसमें जो हमने मिथाइल रेड ऐड किया था तो उस वक्त उसका कलर जो था कि वो पिंक था, अब ये गोल्डन येलो हो चुका है। अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल H2SO4। तो इसका लेवल जो है कि वो 0 पे सेट है ऊपर। और अब हम इसको टाइट्रेट करेंगे और जितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होगा कि उसको फिर हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो देखें ये जब हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर जो है वो अपीयर होता है, लेकिन इसको हमने मिक्स करना है। तो जहाँ पे हमारे पास परसिस्टेंट पिंक कलर आ जाएगा वहाँ पे हमने इसकी जो टाइट्रेशन है कि वो स्टॉप कर देनी है और फिर हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम है वो नोट कर देना है। ये एंड पॉइंट जो है कि इसका लाइट पिंक है, इसमें 1 to 2 ड्रॉप्स माइट बी के ज़्यादा चलेगा, इसलिए ये डार्क पिंक दे रहा है। तो हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हुआ है कि वो 2.4 ml जो है कि वो यूज़ हुआ है। तो ये 2.4 ml को हम फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो है कि वो कितनी प्रोटीन कंटेंट है सैंपल में। जी लास्ट स्टेज जो प्रोटीन एनालिसिस का है वो इसकी कैलकुलेशन है और प्रोटीन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको क्लियर कर सकूँ। तो हमने जो सैंपल लिया था वो 2.7082 ग्राम था, ठीक है। और उसको फिर हमने डाइजेस्ट किया और डाइजेशन के बाद उसका जो हमने वॉल्यूम बनाया वो 250 ml बनाया।
सो उस 250 ml में से हमने 10 ml लेके उसको डिस्टिलेशन की, और डिस्टिलेशन करने के बाद उसको हमने टाइट्रेट किया अगेंस्ट N/10 या 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जो वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हुआ है वो 2.4 ml है। तो अभी एक जर्नल स्टेटमेंट होती है कि 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 विल टाइट्रेट 0.0014 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो एक तो एक क्वेश्चन आता है कि 0.0014 कहाँ से आता है। जब हम सोल्यूशन बना रहे थे तो वहाँ पे जो स्टैंडर्डाइजेशन के वीडियो में आप देख सकते हैं तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब सोल्यूशन सेम स्ट्रेंथ के होंगे तो वो सेम वॉल्यूम को टाइट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह है कि अगर हम 0.1 नॉर्मल नाइट्रोजन लेंगे तो वो 1 ml को ही टाइट्रेट करेगा। उसमें वेट कितना आएगा वो ये नीचे मैंने कोशिश की कि 1 नॉर्मल नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए और उसको आप 1000 ml में डिज़ोल्व करेंगे। अगर आपने 0.1 नॉर्मल नाइट्रोजन बनाना है तो फिर आपको 1.4 ग्राम नाइट्रोजन जो है कि वो 1000 ml में डिज़ोल्व करना है। चूँकि यहाँ पे हम 1 ml ले रहे हैं तो इधर भी जब हम 1 ml करेंगे तो आप 1.4 को अगर 1000 के साथ डिवाइड करें कि 1 ml में कितनी कंसनट्रेशन आएगी नाइट्रोजन की, तो वो 0.0014 ग्राम आती है। तो मीन इसका भी 1 ml और इसका भी 1 ml, तो वो इतनी नाइट्रोजन को टाइट्रेट करती है। अब हमारे पास वॉल्यूम यूज़ कितना हुआ है वो 2.4 ml हुआ है। तो 1 ml अगर 0.0014 को कर रहा है तो 2.4 जो है कि उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.0014 के साथ, तो उतने ग्राम नाइट्रोजन को वो टाइट्रेट करेगा। अब ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ हुआ है वो 10 ml सैंपल के अगेंस्ट हुआ है कि जो हमने डिस्टिलेशन के लिए लिया था। सो 10 ml सैंपल कंटेन नाइट्रोजन कि जितनी हमारे पास ये आई है कि 0.0014 मल्टीप्लाई बाई 2.4, तो ये 10 ml में नाइट्रोजन है। हमने चूँकि सैंपल को डाइजेशन के बाद 250 ml वॉल्यूम बनाया था तो 250 ml में कितना है मल्टीप्लाई बाई 250 और 10 के साथ उसको डिवाइड कर देना है। अब ये 250 हमने कहाँ से लिया था, जो इनिशियली हमने सैंपल लिया था 2.7082 ग्राम कि उसको डाइजेस्ट करके हमने 250 ml बनाया था। लिहाजा कि 2.708 ग्राम सैंपल में नाइट्रोजन कितनी है वो सेम है कि 0.0014 मल्टीप्लाई बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 250 डिवाइडेड बाई 10। चूँकि हमने परसेंट में निकालनी है तो परसेंट के लिए आप 100 में मेजर करेंगे, तो सिमिलरली 100 जो है कि वो मल्टीप्लाई होगा और जो 2.7082 है वो डिवाइड होगा। तो कॉमनली जो आपको परसेंट नाइट्रोजन की इक्वेशन आती है वो होता है 0.0014 और ये 2.4 यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 यूज, और ये कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल कि जितना भी आप 100 ml बनाए 250 बनाए, चूँकि यहाँ पे हमने 250 बनाया तो हमने 250 लिखा है। 100 जो है कि वो परसेंट के लिए यहाँ पे भी 100 आ जाएगा। 10 जो है कि वो वॉल्यूम यूज फॉर डिस्टिलेशन है और ये जो है ये आपके पास वेट ऑफ सैंपल है। तो नॉर्मली आपको ये इक्वेशन नज़र आती है और मैंने इसकी बाइफर्केशन की या डिटेल से बताया कि ये इक्वेशन कैसे आती है। जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो हमारे पास परसेंट नाइट्रोजन आती है 2.21। तो प्रोटीन का हमने कहा था कि हम नाइट्रोजन की बेस पे इसको मेजर करते हैं, तो परसेंट प्रोटीन इज इक्वल टू 2.21 मल्टीप्लाई बाई 6.25। तो इस लिहाज से जो सैंपल हमने आज प्रोटीन के लिए एनालाइज किया तो उसमें जो क्रूड प्रोटीन है वो 13.84% है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये 6.25 कहाँ से आता है। तो इसके लिए यह है कि नॉर्मली जो स्टैंडर्ड प्रोटीन कंसिडर की जाती है उसमें हम कहते हैं कि नॉर्मली उसमें 16% नाइट्रोजन होती है। मतलब कि अगर 16 ग्राम नाइट्रोजन होगी तो 100 ग्राम प्रोटीन बनेगी। तो अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन होगी तो 100 डिवाइडेड बाई 16, तो इसका जो आंसर है वो 6.25 आता है। तो ये जो हम कंसिडर करते हैं फैक्टर ये स्टैंडर्ड प्रोटीन का करते हैं। जो डिफरेंट हमारे पास फूड सैंपल होते हैं उसके लिए ये फैक्टर चेंज होता रहता है कि जो भी आप सैंपल करेंगे अकॉर्डिंगली आप फैक्टर दे के उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फैक्ट। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि फ्यूचर वीडियोस आपको मिलती रहें।